हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करें आज का सेशन, आज का हमारा डेली करंट अफेयर। और यहां पर हम डिस्कस करेंगे 4 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आराम से सेशन में एंड तक बने रहिए। पीडीएफ के लिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर लगाइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। तब तक हम चलते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर और देखेंगे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बुक को लॉन्च किया है, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर। इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है मेजर जनरल रंजन महाजन को, रिटायर्ड है। ओके, तो काफी फेमस व्यक्ति रहे हैं मेजर जनरल रंजन महाजन, रिटायर हो चुके हैं अब। तो इनके द्वारा कश्मीर की परिस्थिति पर, वहां पर जो इंसर्जेंसी रही है, कश्मीर में जो पॉलिटिक्स रही है, कश्मीर का जो इतिहास है, जो कल्चर है, उनके बारे में ऑल ओवर अपनी इस बुक में इन्होंने लिखा है। कश्मीर की सिचुएशन कैसी थी धारा 370 के समय, उसके बाद जो हमारे सेना के जवानों ने बलिदान दिया है कश्मीर में, उन सब के बारे में अपनी इस बुक में बताया है मेजर जनरल रंजन महाजन ने। बुक का नाम है कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर। इस बुक को हाल ही में लॉन्च किया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर हैं। तो किताब किसकी बात करती है ये आपको क्लियर हो गया होगा। किताब का नाम क्लियर हो गया, लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्लियर हो गया, और जिन्होंने लॉन्च की वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। रंजन महाजन इंडियन आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं। ओके, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी जिसे कहा जाता है, इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर चुके हैं। अवार्ड इनको सेना में रहते हुए काफी सारे मिले हैं, तो इन्हीं की बुक है, याद रखिएगा। अदर जो बुक रिलीज की गई है लास्ट कुछ मंथ में जो कि इंपॉर्टेंट है, उन पर एक बार हम नजर डालेंगे। एक ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड नाम की बुक को रिलीज किया गया था, डी शिवानंदन ने इस बुक को लिखा था। फिर सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, इस बुक को लिखा था लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने। यह भी कुछ समय पहले ही लॉन्च की गई है। इस बुक को नोट कीजिएगा, द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर, इस बुक को लिखा है सुनील अमृत ने। इन्हें काफी सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिले सुनील अमृत को। निरीना हेजे, ये दक्षिण भारत में डी के शिव कुमार जो कि कर्नाटक के पॉलिटिशियन है, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम के पद पर हैं। हम और ये विश्व, इस बुक को लिखा है मनमोहन वैद्य ने। और अभी रिसेंटली ट्विंकल खन्ना जो कि फिल्म अभिनेत्री है, उनकी एक बुक लॉन्च की गई थी मैसेज फनी बॉन्स, इस बुक को लिखा है ट्विंकल खन्ना ने। तो ये अदर बुक है जो कि रिसेंटली कुछ समय में रिलीज हुई है, इनको याद रखिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? इंडिया का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट यह बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत का सबसे ज्यादा व्यस्ततम हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नई दिल्ली में। अच्छा, यहां पर एक डाउट आया होगा, वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट क्या होता है? देखिए, ऐसा एयरपोर्ट जो कि अपनी पानी की जो डिमांड है, मतलब जो भी पानी यूज किया जाता है एयरपोर्ट पर, उनका पानी की जो डिमांड है उससे ज्यादा पानी वो रिस्टोर करते हैं। तो ये होता है वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। मतलब जितना पानी व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा ये रिस्टोर करते हैं। जितना भी ये यूज करते हैं ना, उससे ज्यादा ये रिस्टोर करते हैं। रिस्टोर, बारिश के पानी को रिस्टोर करते हैं, अदर काफी सारे तरीके होते हैं। तो इस तरीके से मतलब जितना यूज किया जा रहा है उससे ज्यादा ये रिस्टोर कर रहे हैं। तो वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट इंडिया का पहला बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, नीति आयोग ने सीआईआई वाटर न्यूट्रलिटी फॉर इंडियन इंडस्ट्री फ्रेमवर्क के तहत इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाल ही में ये स्टेटस दिया है, इस अवार्ड से सम्मानित किया है। जब कोई संस्था अपने द्वारा यूज किए गए फ्रेश वाटर से ज्यादा फ्रेश वाटर को रिस्टोर करती है, तो फिर इसे कहा जाता है वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट।
अदर चीजों के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे वाटर पॉजिटिव सिटी भी हो सकती है। जो सिटी अपने यूज फ्रेश वाटर जितना यूज करती है उससे ज्यादा अगर वो रिस्टोर करे तो वो वाटर पॉजिटिव सिटी हो सकती है। और ऐसे बस स्टैंड हो सकता है और रेलवे स्टेशन हो सकता है। तो यहां पर एयरपोर्ट की बात हो रही है तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पूरे एयरपोर्ट के एरिया में 625 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए हैं ताकि बारिश के पानी को रिस्टोर किया जा सके। 9 मिलियन लीटर की कैपेसिटी के 2 अंडर वाटर रिजर्वायर इन्होंने बनाए हैं। हर दिन 16.6 मिलियन वाटर का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है इस एयरपोर्ट पर। इन सभी कारणों के आधार पर वाटर पॉजिटिव स्टेटस इनको मिला है एयरपोर्ट को, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नई दिल्ली में काफी सारी विशेषताएं हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। सबसे पहले हम नीति आयोग का जो फ्रेमवर्क है इसकी बात करते हैं। नीति आयोग का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि इंडिया की सभी इंडस्ट्रीज को वाटर न्यूट्रल बनाने, यानी जितना पानी वो यूज करते हैं उतना ही पानी वो रिस्टोर कर सके। तो वाटर न्यूट्रल उन्हें बनाने के लिए ये स्कीम या फ्रेमवर्क या इनिशिएटिव लाया गया था नीति आयोग के द्वारा। इसे लॉन्च किया गया था 2023। इसी फ्रेमवर्क के आधार पर, इसी फ्रेमवर्क के तहत इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्टेटस दिया गया है वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का। लोकेशन इस एयरपोर्ट की नई दिल्ली में है। 2009 से पैसेंजर ट्रैफिक और कार्गो ट्रैफिक के मामले में इंडिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो दुनिया का 9वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एशिया में कंपेयर करें तो तीसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट एशिया में। ओके, दुनिया के सबसे युवा फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? वर्ल्ड के सबसे युवा मतलब सबसे कम एज के ऐसे व्यक्ति जो कि फेडरेटेड चेस प्लेयर बने हैं, इंडिया के हैं सर्वज्ञ कुशवाहा। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अधिकतर जो हम चेस प्लेयर देखते हैं ना वो दक्षिण भारत से होते हैं, लेकिन यहां पर जब बात होती है सर्वज्ञ कुशवाहा की तो ये आते हैं मध्य प्रदेश से, एमपी के सागर के रहने वाले हैं। हार्डली इनकी एज 4 साल होगी, मतलब 4 साल से भी कम एज है इनकी। और ऐसे प्लेयर बन गए हैं शतरंज के जिनको फेडे रेटिंग दी गई है वर्ल्ड में सबसे कम उम्र के चेस प्लेयर। ओके, तो ये हैं सर्वज्ञ कुशवाहा। यहां पर इनकी इमेज देखिए। दुनिया के सबसे युवा फेडे रेटेड चेस प्लेयर, 3 साल 7 महीने 20 दिन की इनकी आयु है और फिडे रेटिंग में इनकी रेटिंग है 1572, सबसे कम उम्र के शतरंज प्लेयर। तो रेटिंग इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा दी जाती है। फिडे रेटिंग आपको पता है 2500 के ऊपर होती है और कुछ और भी क्राइटेरिया है, जैसे इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट जीते हों, 2500 से ऊपर फिडे रेटिंग हो तो फिर वो ग्रैंड मास्टर का उनको टाइटल दिया जाता है ना। तो ये एक अलग अलग क्राइटेरियाज है उनके, तो किसी एक के बेसिस पर नहीं दिया जाता है। यहां पर 1572 रेटिंग है, फिडे रेटिंग है सर्वज्ञ कुशवाहा की, मध्य प्रदेश के सागर जिले से आते हैं। 3 साल 7 महीने इनकी एज है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की यहां पर बात हुई है क्योंकि फिडे रेटिंग तो यही देता है। पूरे वर्ल्ड में चेस गेम्स जो होते हैं वो कंडक्ट करवाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। चेस को गवर्न करने वाली बॉडी है, चेस के लिए पॉलिसीज मेकिंग बॉडी है। ओके, 20 जुलाई 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है। आर्कडी ड्रोकोविच जो कि रशिया से आते हैं इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं। और इंडिया के विश्वनाथन आनंद जो कि इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर हैं, वो डिप्टी प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के। डन। तो विश्वनाथन आनंद जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि इंडिया का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ना, सबसे पहला जो दिया गया था 1991 में, यह विश्वनाथन आनंद को ही दिया गया था 1990-91 में। ओके, और ये डिप्टी प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के। ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी के लिए। केवीएस एनवीएस 2025-26 के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए आप स्टडी मटेरियल को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। सारा स्टडी मटेरियल आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए यहां पर मिल जाएगा।
करंट अफेयर, ई बुक, वन लाइनर, यहां पर मॉक टेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट अवेल कीजिए। और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, जो कि काफी सारे होते हैं, लगभग सारे स्टूडेंट को डाउट आता है, तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। हमारी टीम आपकी मदद कर देगी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट आता है तो। ओके, तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इसे अवेल कीजिए। एप्लीकेशन को भी चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। काफी सारे फ्री कोर्सेस, पीडीएफ अदर भी वहां पर मिल जाती है, तो एक बार चेकआउट कीजिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का पहला निजी क्षेत्र नेविगेशन इनोवेशन हब कहां पर बनाया गया है? इंडिया का पहला निजी क्षेत्र नेविगेशन इनोवेशन हब यह बनाया गया है तिरुवनंतपुरम में। कहां पर आता है तिरुवनंतपुरम? तो तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यह हमको देखने को मिलता है केरला में, है ना। केरला के तिरुवनंतपुरम में इसरो के चीफ वी नारायणन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसरो चीफ कौन है वर्तमान में? वी नारायणन। इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर का नेविगेशन इनोवेशन हब यह बनाया गया कहां पर? तिरुवनंतपुरम में, भारत के केरला स्टेट में। तो हब को नाम दिया गया है अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। इस सेंटर को अनंत टेक्नोलॉजीज नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। अच्छा सॉरी, होता क्या है, यहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है, इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर का नेविगेशन इनोवेशन हब बन गया केरल के तिरुवनंतपुरम में। होता क्या? नेविगेशन इनोवेशन हब तो एक ऐसा सेंटर, मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा पार्क या एक ऐसा सेंटर जहां पर नेविगेशन से रिलेटेड सारी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाता है। सारी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, असेंबल किया जाता है। अब नेविगेशन की कौन सी टेक्नोलॉजीज होती है? फॉर एग्जांपल जीपीएस, है ना, रिसीवर हो सकते हैं, इसके अलावा एंटीना, सेंसर, ये सब क्या है? ये सब काम आते हैं नेविगेशन में। तो ऑल ओवर नेविगेशन सैटेलाइट को डेवलप किया जाता है। तो ये नेविगेशन इनोवेशन हब है, केरला के तिरुवनंतपुरम में इसे बनाया जा रहा है। नेविगेशन टेक्नोलॉजी का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, डायरेक्शन, स्पीड, टाइमिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेविगेशन का यूज ही क्या होता है? जो हमारे दुश्मन है, अगर मान लो पनडुब्बी में नेविगेशन सिस्टम का यूज किया जा रहा है, किसी प्लेन में यूज किया जा रहा है, तो भाई दुश्मन की चीजों का, उनके जो ड्रोन हैं, उनकी जो हथियार है, या फिर उनकी जो टैंक, या फिर कोई भी ऐसा दुश्मन का ऑब्जेक्ट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए नेविगेशन का यूज किया जाता है ना। तो इसरो यूज कर रहा है नेविगेशन को। तो जब हम नेविगेशन की यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये सैटेलाइट में यूज किया जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी पोजीशन, डायरेक्शन, स्पीड का पता लगाने के लिए इसे इसरो यूज करेगा। तो अनंत टेक्नोलॉजीज की यहां पर बात हो रही है, प्राइवेट इंडियन एरोस्पेस कंपनी है। स्थापना 1992 में की गई थी, हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके फाउंडर और चेयरमैन सुब्बा राव पवुल्लूरी, दक्षिण भारतीय नाम है। अब यहां पर फाउंडर और चेयरमैन प्राइवेट कंपनी का आप छोड़ सकते हो, पर इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, याद रखिएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का पहला नेविगेशन इनोवेशन हब इन्होंने ही बनाया। कहां पर? तिरुवनंतपुरम। आंसर ले लिया था हमने, आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, आगे चलिए। ऑक्सफोर्ड ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, और यह वर्ड है रेज बैट। रेज बैट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। होता क्या है इस वर्ड का मतलब? देखिए क्या होता है, जब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप या फिर इंस्टा, फेसबुक, कहीं पर भी ऐसी पोस्ट डालना जो लोगों को उकसाने के लिए डाली गई, जो लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए पोस्ट की गई है, ताकि गुस्से में आकर वो या तो कमेंट करें, या तो लाइक डिसलाइक करें, या किसी भी प्रकार का रिएक्ट करें, ताकि क्लिक बैट होता है वो बढ़े, है ना। किसी भी पोस्ट पर पोस्ट वायरल हो, भले वो नेगेटिव कारण से हो रही हो। तो ये जो पूरी जो प्रोसेस है ना, इसके लिए यूज किया जाता है रेज बैट नाम का वर्ड, है ना। एक ऐसी पोस्ट करना जो कि लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए की जाती है, ताकि वो रिएक्ट करे और उस पर क्लिक बैट बढ़ जाए। तो ऑक्सफोर्ड ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है रेज बैट को। क्लियर?
तो सिंपल सा एक वर्ड है, ध्यान रखिएगा। रेजबेट यूज कहाँ होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो वर्ड ऑफ द ईयर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा जारी किया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ही प्रेस है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है, उससे ये वर्ड ऑफ द ईयर है। समझ में आ गया। कुछ अदर डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर अगर 2025 के लिए देखें तो dictionary.com ने वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया था 67 को वर्ड ऑफ द ईयर। अब 67 जो वर्ड है ना वो यूज किया जाता है कि इट्स ओके, कैजुअली जब बोल दिया जाता है ना इट्स ओके, मतलब इट्स ओके बट नॉट ओके, मतलब ठीक ठीक ठाक परिस्थिति में, मतलब बाहरी मन से जब इस वर्ड को यूज किया जाता है ना, चलो ठीक है यार हाउ, तब उसको 67 वर्ड से देखा जाता है। तो ये वर्ड इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। कोलिंस डिक्शनरी की जब हम बात करते हैं ना तो वाइब कोडिंग इन्होंने दिया था एक वर्ड, वर्ड ऑफ द ईयर। अगर हम वाइब कोडिंग की बात करें ना तो एआई के माध्यम से अपनी इच्छा की कोई कोडिंग करवा लेना, ये होता है वाइब कोडिंग। एआई का यूज करके अपनी हॉबी अपनी इच्छा से कोडिंग करवा लेना। फिर होता है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का एक वर्ड ऑफ द ईयर था, लास्ट वीक हमने पढ़ा था इसको, पैरासोशल। पैरासोशल की बात करें तो कोई भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, कोई भी सेलिब्रिटी, इससे क्या होता है कोई भी व्यक्ति इन्फ्लुएंस होता है, उसकी मतलब एक एडिक्शन आ जाता है कि वो उस यूट्यूबर को देखेगा ही, एक इन्फ्लुएंसर को वो जिसको देख रहा है उसको देखेगा ही देखेगा, सेलिब्रिटी को देखेगा ही देखेगा, बार बार उससे इन्फ्लुएंस होने लगता है, जबकि वो सेलिब्रिटी इस व्यक्ति को जानता भी नहीं है ना। आम जो लोग होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, हम इसके फैन हैं, हम उसके फैन हैं, उसके ऐसा दिखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो ये क्या होता है, ये पैरासोशल एक वर्ड है, ऐसे चीजों के लिए यूज किया जाता है ना। तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का क्या नाम है? इंडिया की तीसरी स्वदेशी रूप से निर्मित न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, यह है आईएनएस अरिदमन। आंसर बी। अभी सुर्खियों में है क्योंकि हमारी जो इंडियन नेवी के चीफ है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इन्होंने अनाउंस किया है, घोषणा की है कि इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा स्वदेशी रूप से निर्मित तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को। ओके, इसे नाम दिया गया है आईएनएस अरिदमन। इसके सी ट्रायल्स अभी किए जा रहे हैं, समुद्री ट्रायल से शुरू हो गए हैं, बहुत जल्दी से इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया जाएगा। ये जो आईएनएस अरिदमन है ना, अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने में सक्षम न्यूक्लियर मिसाइल इस पनडुब्बी में रहेगी, इस सबमरीन में रहेगी। तो अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया जा रहा है। 90% इसके जो इक्विपमेंट है वो सारे इंडिया में बने, मतलब 90% स्वदेशी रूप से निर्मित। शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ने इसका निर्माण किया है, ट्रायल्स चल रहे हैं इसके। अगर हम आईएनएस अरिदमन की विशेषताएं देखते हैं तो इसकी लेंथ है ना वो 130 मीटर की है पूरी। ठीक है, लेंथ 130 मीटर है। इसकी स्पीड सरफेस पर 22 से 28 किलोमीटर देखने को मिलेगी, और अगर अंडर वाटर की बात करें तो 44 किलोमीटर पर आवर्स तक जा सकती है इसकी स्पीड। वेट 7000 टन वेट है इस सबमरीन का, आईएनएस अरिदमन। ओके, ठीक है। जिसके तहत बनाया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट के तहत, वो है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट। एक 4 एसी सबमरीन जो कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ऐसी 4 सबमरीन को बनाने का प्लान है। 2 इंडियन नेवी के पास पहले से है, तीसरी आईएनएस अरिदमन बनाई जा चुकी है, ट्रायल्स चल रहे हैं, और बाद में चौथी एक और बनाई जाएगी जिसका नाम अभी घोषित नहीं किया गया है। हो सकता है गवर्नमेंट इसे एक्सटेंड करे और आगे फिर और भी बनाए, पर अभी तो 4 का ही उद्देश्य है। तो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। 1980 में यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी, डीआरडीओ और बार्क के द्वारा मिलकर। अब यहां पर अभी हमारे पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन है इंडियन नेवी के पास। एक है आईएनएस अरिहंत, 2009 में लॉन्च की गई थी, और 2016 में इसे इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। ओके, एक आईएनएस अरिघात बाद में बनाई गई, 2017 में लॉन्च की गई, और लास्ट ईयर 2024 में इसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। तो हमारे पास 2 एसी पनडुब्बी या सबमरीन पहले से हैं।
वैसे ये चौथी होगी, पता है, हम स्वदेशी रूप से निर्मित तीसरी है, लेकिन ऑल ओवर अगर हम न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की बात करें ना, तो ये इंडिया की नेवी के पास चौथी होगी। एक आईएनएस चक्र 1988 के आसपास इंडियन नेवी में कमीशन की गई थी, लेकिन वो रशिया से हमको मिली थी आईएनएस चक्र, लेकिन रशियन थी। यहां पर स्वदेशी रूप से निर्मित तीसरी होगी आईएनएस अरिदमन, और ये दो पहले से हमारे पास है। वोरियूर कॉटन साड़ी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। वोरियूर कॉटन साड़ी किस राज्य से संबंधित है? वोरियूर कॉटन साड़ी की बात करें तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य की एक ट्रेडिशनल साड़ी है, जिसे जीआई टैग दिया गया है 2025 में दिसंबर मंथ में। अभी तो जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट को एक साथ दिया गया है जीआई टैग, और अब तमिलनाडु के 74 प्रोडक्ट ऐसे हो गए हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। ये जो 5 प्रोडक्ट है ना जिनको जीआई टैग मिला है, ये यहां पर मैंने मेंशन किए, मैं आपको मैप पर फोटो पर बता देता हूं, इमेज पर, तो वहां पर अच्छा समझ में आएगा। तमिलनाडु के 5 नए प्रोडक्ट, पहले तो हमने वोरेयूर कॉटन साड़ी की बात की है, ट्रेडिशनल साड़ी तमिलनाडु की, ठीक है, एक तरह की साड़ी है जिसको जीआई टैग दिया गया। फिर कविंदा पड़ी नट्टू शक्करे, तमिलनाडु का वर्ड है ना, तमिल भाषा में, एक केमिकल फ्री गुड़ का पाउडर है जिसको जीआई टैग दिया गया। फिर नामक्कल मक्कल पातिरंगल, ये सोप स्टोन से बने हुए खाना बनाने के बर्तन है ना, ट्रेडिशनल बर्तन जो तमिलनाडु में चलते, सोप स्टोन से बनाए जाते हैं। तो ये नामक्कल मक्कल पातिरंगल इसका नाम है, तमिल वर्ड है। फिर थुयामल्ली चावल, ये चावल की एक वैरायटी है जिसे जीआई टैग दिया गया, राइस की वैरायटी है। फिर अंबा समुद्रम चोप्पू समान, ये लकड़ी से बने हुए टॉयज हैं, खिलौने एक प्रकार के जो बच्चों के लिए यूज किए जाते। अंबा समुद्रम चोप्पू सामान इसको कहा जाता है, तमिल भाषा का वर्ड है। तो ये 5 प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दिया गया तमिलनाडु से। थोड़ा साइड हो जाता हूं, एक बार देख लेना। अच्छा, इधर से होता हूं, ये पहले तो 3 देख लो पॉज करके, पढ़ लो आराम से। अब इधर 2 देख लो पॉज करके, आराम से पढ़ लो, तब तक हम चलते हैं आगे। चलिए, पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला फीमेल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? पंजाब नेशनल बैंक, ओके, इसने अपना पहला फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हमारी इंडियन फीमेल क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर जो कि हमारी इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम की कैप्टन है ना, हमारे अभी वनडे वर्ल्ड कप जीत कर आई है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पहली बार है जब पंजाब नेशनल बैंक ने किसी महिला को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इंडियन विमेन क्रिकेटर पंजाब से आती है, हरमनप्रीत कौर विमेन टीम की कैप्टन है। काफी अवार्ड भी है, जैसे काफी रिकॉर्ड भी इनके नाम है। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाने वाली पहली इंडियन विमेन, 100 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाली पहली इंडियन क्रिकेटर, विमेन्स T20 इंटरनेशनल में 3000 रन से ज्यादा रन बनाने वाली पहली फीमेल क्रिकेटर। तो ये सारे रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर के नाम है। अर्जुन अवार्ड हरमनप्रीत कौर को 2017 में दिया गया था, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 में, और छोटे छोटे तो काफी सारे अवार्ड है, तो अर्जुन अवार्ड इंपॉर्टेंट है 2017। और अब मिलेगा कोई ना कोई अवार्ड जब नेक्स्ट ईयर आएंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, तो हो सकता है मेजर ध्यानचंद्र भी मिल जाए, क्योंकि वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर आई है। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिलने की दावेदारी सबसे ज्यादा है हरमनप्रीत कौर की। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी, जनवरी फरवरी में पता चलेगा। पंजाब नेशनल बैंक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है। 1894 में इनको स्थापना हुई थी, द्वारका दिल्ली में, या दिल्ली बोल लें, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ठीक है, चेयरमैन है KG अनंत कृष्णन, पंजाब नेशनल बैंक के। इंडियन नेवी डे हर साल कब मनाया जाता है? हर साल इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को 1971 में, पता है, जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, तो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था और कराची के पोर्ट पर अटैक किया था। उसी की याद में इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 1971 में इंडो पाक वॉर हुई थी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी,
जब बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था उस वक्त, तो पूर्वी पाकिस्तान से क्या हो रहा था कि जो वेस्ट पाकिस्तान है जो अभी हम देख रहे हैं, तो वेस्ट पाकिस्तान के जो वहां के लीडर्स जो होते थे ना सत्ता में, वो वेस्ट पाकिस्तान के होते थे, आज का जो पाकिस्तान है, और बांग्लादेश जो है वो पूर्वी पाकिस्तान था। तो जो लीडर्स होते थे वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करते थे, पूर्वी पाकिस्तान पर मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया, गुट बनाकर विद्रोह कर दिया। अब वेस्ट पाकिस्तान ने उनको दबाने के लिए वहां पर मिलिट्री पावर का यूज किया। तो पूर्वी पाकिस्तान से काफी लोग भागकर आने लगे इंडिया। इंडिया में शरण लेना, तो भाग के, ओपन बाउंड्री थी उस वक्त, इतना ध्यान दिया नहीं जाता था, तो बहुत लोग आने लगे इंडिया में भागकर। तब इंडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान पर जो अभी का जो पाकिस्तान है उनका जो अत्याचार था उसको रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया। इंडियन आर्मी ने को भेजा गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में। तो इस वक्त हमारी एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और जो हमारी नेवी है ना, तीनों ने अटैक कर दिया था पाकिस्तान पे। तो इंडियन नेवी ने जो ऑपरेशन चलाया था पाकिस्तान पर अटैक के लिए, वो ऑपरेशन ट्राइडेंट था। उसी का डे है 4 दिसंबर, इसीलिए इस दिन इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। तो इजी हो गया, समझ में आ गया होगा ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है। 4-5 दिसंबर 1971 को चलाया गया था। अरेबियन सी कराची पोर्ट पर आक्रमण किया था, इंडियन नेवी यहां पर जीत गई थी। तो तनाव क्यों बढ़ा, समझ में आ गया आपको। फिर क्या हुआ, जैसे युद्ध शुरू होता है ना, भारत ने तनाव के कारण कराची में 3 विद्युत क्लास की मिसाइल नौकाएं तैनात कर दी थी, कराची पोर्ट से दूर जो अरब सागर का क्षेत्र है वहां पर। इंडियन आर्मी ने, जो इंडियन नेवी है, उसने मिसाइल नौकाएं तैयार वहां पर तैनात की। पाकिस्तान ने इसके रिटेलिएट में भारतीय सीमा पर हमला किया था। आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू होता है 1971 में। ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया जाता है हमारी नेवी के द्वारा 4 दिसंबर को। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने अटैक किया, 4 दिसंबर को हमारी नेवी ने चलाया ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये याद रखना, ये पूछा जाता है। और फिर यहां पर हमने कराची पोर्ट को उड़ा दिया था। इंडियन जो हमारी एयरफोर्स है, इन्होंने भी कराची पर बमबारी की थी। फाइनली फिर हम जीत जाते हैं यही। और एक और ऑपरेशन चलाया था हमारी इंडियन नेवी ने, ऑपरेशन पाइथन। ये ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद चलाया गया था, पर ऑपरेशन ट्राइडेंट इंपॉर्टेंट है। अदर डे की बात करें जो कि दिसंबर में आते हैं, तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, भोपाल गैस ट्रेजेडी मैंने आपको बताई थी। 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द ऑबिलिएशन ऑफ स्लेवरी के रूप में भी मनाया जाता है, सॉरी, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। 2 दिसंबर की बात करें, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। और 3 दिसंबर को एक और डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, ये भी मनाया जाता है कब, 3 दिसंबर को। तो मोटे तौर पर इनको याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, पीएम ऑफिस का नया नाम क्या रखा गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पीएम ऑफिस का, पीएमओ का नया नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। ठीक है, सेवा तीर्थ दिल्ली में है पीएमओ, इसका नया नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। जो नई बिल्डिंग बन रही है पीएमओ की, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई जा रही नई बिल्डिंग है ये पीएमओ की। ओके, तो जो नई बिल्डिंग है ना, उसका नाम रखा जाएगा सेवा तीर्थ, जब ये बनकर तैयार हो जाएगी। रिसेंटली जो नाम बदले गए, राजभवन, जो राज्यों में राज्यपाल का आधिकारिक निवास होता है ना, ऑफिशियल निवास, उसे अब लोक भवन के नाम से पुकारा जाएगा। राजनिवास, जो कि राज्यपाल की रेसिडेंसी होती है, प्रशासनिक जो उनका आधिकारिक निवास होता है, उसे लोक निवास के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, जो उनको जगह मिलती है रहने के लिए। तो सॉरी, उपराज्यपाल, यहां पर राज्यपाल का तो हो गया, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि यूनियन टेरिटरीज में होते हैं, उनके लिए जो निवास होता है वो लोक निवास के नाम से पुकारा जाएगा। पहले राजभवन और राजनिवास होता था, क्योंकि गवर्नर के लिए राजभवन होते थे और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे यूटी में, उनके लिए राजनिवास होता था। तो अब इन दोनों को चेंज करके लोक भवन और लोक निवास किया गया। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसी के तहत आपको पता है जो नई हमारी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है, इसी प्रोजेक्ट के तहत बनी है। यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नई दिल्ली में 3.2 किलोमीटर लंबा एरिया है, जहां पर सारे जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका वापस निर्माण किया जा रहा है। धीरे धीरे या तो रिनोवेट किए जा रहे हैं या फिर नए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो नई पार्लियामेंट बन चुकी है,
कर्तव्य पथ वाइस प्रेसिडेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। 20,000 करोड़ इसकी टोटल लागत आने वाली है इस प्रोजेक्ट की, और यह 2019 से चल रहा है। 2019 में यह स्टार्ट हो चुका था, कंप्लीट हो जाएगा 2026 के एंड तक। सारी बिल्डिंग्स जो जो बनाना है वो बन चुकी होगी। न्यू पार्लियामेंट की यहां पर बात आ रही है, तो ओल्ड पार्लियामेंट के ईस्ट में ही न्यू पार्लियामेंट बनाई गई है। इसका जो शेप है ना वो ट्रायंगुलर देखने को मिलता है, त्रिकोणी न्यू पार्लियामेंट का। इनॉग्रेशन 2023 में हो चुका है, 28 मई 2023 को। बिमल पटेल आर्किटेक्ट थे न्यू हमारी जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है उसके। 1272 सीटिंग कैपेसिटी है दोनों हाउसेस को मिलाकर इसमें। एरिया 64,500 स्क्वायर मीटर में देखने को मिलता है। लोकसभा की थीम नेशनल बर्ड पीकॉक पर रखी गई है, और राज्यसभा की जो थीम रखी गई है वो नेशनल फ्लावर लोटस पर रखी गई है। तो ये जो बेसिक फैक्ट है इनको आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है हमारी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के। यहां पर 4 दिसंबर के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर को यहां पर रिवाइज करेंगे। भारत और मालदीव के बीच में सैन्य अभ्यास एक्वेरिन के 14th एडिशन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? एक्वेरिन का केरला में। 8वीं बिहार विधानसभा में चुने गए स्पीकर प्रेम कुमार किस सीट से एमएलए हैं? तो ये गया बिहार से एमएलए हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां बनाया जाएगा? यह अंडमान निकोबार में बनाया जाएगा। मैंडरीन ऑरेंज को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से। एलआईसी का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? एलआईसी के नए एमडी रामकृष्णन चंदर को बनाया गया है। भारत में नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 2 दिसंबर, भोपाल गैस ट्रेजेडी। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए इंड ऐप किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? नेशनल इंडस्ट्रीज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। 2025 वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? तो यह है आर्मंड डुप्लेंटिस और सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन। इनको संयुक्त रूप से घोषित किया गया है वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर। फिर दिसंबर 2025 में अफ्रीका के किस देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ है? तो यह देश है अफ्रीका का गिनी बिसाऊ, अफ्रीका के वेस्ट में देखने को मिलता है। फिर चर्चित संचार साथी एप्लीकेशन को कब लॉन्च किया गया था? यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था 2023 में। डन। ये सारे करंट अफेयर लास्ट सेशन के हमारे थे, हमने रिवाइज कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। मोहन श्याम शर्मा, ये पखावज एक है ना ढोलक जैसे आकृति का देखने को मिलता है, बीच में से थोड़ा हल्का साइड से बड़ा होता है और छोटे छोटे साइड के होते हैं। तो मोहन श्याम शर्मा पखावज के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट के लेखक है लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन के समय ये भारत के वायसराय थे। बैक रैंक और कॉसलिंग शब्दावली चेस खेलों में प्रयोग की जाती है। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। कोलकाता नाइट राइडर ने अपनी तीसरी आईपीएल ट्रॉफी में सबसे 3 आईपीएल ट्रॉफियों में से सबसे पहली किस वर्ष जीती थी? कोलकाता नाइट राइडर ने। देशबंधु उपनाम से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये तीनों क्वेश्चन आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में है। नोट कीजिए पॉज करके, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।